हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी बालक पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछा गया है उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले दो वीडियो में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव थे, एक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके जितने भी टॉपिक थे उन सब का हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर चुके थे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका था। और एक था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो दो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज ये है थर्ड चैप्टर है, जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है किसी भी बच्चे पे, आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी बालक पे। तो आइए हम लोग पहले आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग ये टोटल जो है ऑब्जेक्टिव जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है, जो CTET का उसमें बैठने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पिछला दो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक सीरीज में चल रहे हैं और जितने भी टॉपिक हैं जिससे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सब को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक बेहतर नंबर लाने में मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आनुवंशिकता के बारे में समझते हैं। तो आनुवंशिकता का मतलब हो गया कि जो भी अगर माँ बाप से बच्चे में आता है, जिस माँ बाप का जो गुण होगा, आनुवंशिक गुण होगा, वो बच्चों में आता है। जैसे बालक के आनुवंशिक गुण होगा, बालक के में क्या क्या फ़र्क कर सकता है आनुवंशिकता के कारण, तो वो लंबाई हो गया, रंग रूप हो गया, शरीर का बनावट हो गया, उसका वृद्धि हो गया, ये सब को प्रभावित करता है क्या, वो आनुवंशिकता प्रभावित करता है। दूसरा हो गया कि बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही बालक में कई तरह की बीमारी या समस्या उत्पन्न होती है। जैसे हो गया कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो इस टाइप का बीमारी जो है आनुवंशिक उसके माता पिता से बच्चों में आता है। अब नेक्स्ट हो गया बुद्धि के, जैसे मंद बुद्धि के माता पिता जो हो गया, माता पिता के संतान मंद बुद्धि ही होंगे, तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि होंगे। तो ये सब जो है हेरिडिटी के कारण ही होता है। अब हम लोग समझते हैं वातावरण के बारे में, कि वातावरण का प्रभाव जो है बच्चों पे किस तरह से पड़ता है। तो अभी जो हम लोग बात किए कि मंद बुद्धि के माता पिता के संतान मंद बुद्धि होंगे और तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि के होंगे। तो इसका फ़र्क इन्वायरमेंट पे, वातावरण पे पड़ता है कि अगर मंद बुद्धि के माता पिता के बालक भी अगर उसको इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छे बच्चे का साथ मिलता है, पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल मिलता है, तो वो मंद बुद्धि नहीं होगा, वो तीव्र बुद्धि का हो सकता है। और जिस माँ बाप के बच्चे तीव्र बुद्धि के होंगे, अगर उसको इन्वायरमेंट सही नहीं मिला, वो चोर उचक के बच्चों के साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे, रहेंगे, तो उसका जो तीव्र बुद्धि के बच्चे होंगे वो भी मंद बुद्धि का हो सकता है। तो ये यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट का। ऐसा नहीं कि हेरिडिटी ही उसका, हेरिडिटी जिस तरह का होगा बच्चा उसी तरह का होगा। हेरिडिटी को भी चेंज कौन करता है, इन्वायरमेंट चेंज करता है। अब हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं कि इन्वायरमेंट से क्या क्या प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो शारीरिक रूप रंग पर भी पड़ता है। अगर धूप में ज़्यादा बच्चा खेलेगा तो जिसका रंग सफ़ेद होगा वो धीरे धीरे काला हो जाएगा। शारीरिक लक्षण जो है उसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और हो गया आपको सर्वांगीण विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट हो गया या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, इस सब पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मेनली जो है बालक के व्यवहार जो है, उसका बिहेवियर जो है काफ़ी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। तो वातावरण से कुछ प्रमुख जो प्रभाव पड़ते हैं वो हो गया मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक विकास पे भी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, व्यक्तित्व के, उसका पर्सनैलिटी किस तरह का है, किस माहौल में रह रहा है, किस तरह के बच्चों के साथ खेल रहा है,
उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास पे इसका प्रभाव पड़ेगा। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट पे इसका विकास इसका वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। उसके भाषा पे भी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक विकास पे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। समायोजन की क्षमता पे। तो ये सब कुछ उदाहरण थे जो कि वातावरण से रिलेटेड था और इसका प्रभाव जो है बच्चों पे पड़ता है। और हम आइए आगे देखते हैं कि विकास के सभी गुण जो है वंशक्रम में निहित होते हैं। मतलब डेवलपमेंट जिस तरह का होगा वो उसके माँ बाप के वंश से आता है, लेकिन गुणों की संपूर्ण उन्नति जो है और विकास वातावरण पर निर्भर करती है। डेवलपमेंट का गुण जो है वो माँ बाप से मिलेगा, लेकिन उसका उन्नति, उसका डेवलपमेंट किस तरह से होगा वो इन्वायरमेंट पे निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया आपको कि बुद्धि, वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं। बुद्धि उसे अधिक, शिक्षा तथा ज्ञान उससे भी अधिक, व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक जो है उसका इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। तो ये हो गया, हम लोग समझ गए कि वातावरण और वंशक्रम में, वंशानुक्रम में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। अब आइए इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्ति भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो कौन होता है? फर्स्ट है पर्यावरण का अंतर, दूसरा है आनुवंशिकता का अंतर, तीसरा है आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता का जो निर्धारक तत्व है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से रिलेटेड है। तो ये पहला का आंसर हो गया सी। दूसरा नंबर है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? तो केवल आनुवंशिकता का, या केवल पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ये दो का भी सी हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकता जिस तरह का माता पिता होगा उसी तरह का बच्चा होगा, ऐसा नहीं है। वातावरण का उस पर असर पड़ता है, जिस तरह का माहौल होगा उस तरह से बच्चों की उन्नति होगी, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये दो का सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो फर्स्ट आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं है, किसी में हेरिडिटी ज़्यादा हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं रहता है कि हेरिडिटी से कितना आएगा और वातावरण से कितना उस पर असर पड़ेगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। बी है, समवयस्क और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। तो ये भी गलत है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ चलते हैं, क्योंकि अगर हेरिडिटी से जितना गुण आया है उसी का जो इफेक्ट होगा वो इन्वायरमेंट भी एक साथ, इन्वायरमेंट का भी जो इफेक्ट होगा वो भी बच्चे पे पड़ेगा। तो वो दोनों एक साथ चलता है। डी नंबर में है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वास्तविक जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए सिर्फ आनुवंशिकता जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको आनुवंशिकता के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत हद तक इसमें इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समवयस्क और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब समवयस्क और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो इसका कौन सत्य है? तो ये हो गया कि समवयस्क और पितृक मतलब उसके साथी, मतलब इन्वायरमेंट हो गया। समवयस्क मतलब उसका साथी, जो उसके साथ रहने वाला बच्चा है, आस पड़ोस है, समाज है, तो ये हो गया इन्वायरमेंट। और पितृक मतलब माता पिता का जो योगदान होगा वो योगात्मक नहीं होता है, मतलब कोई इसका फिक्स रेशियो नहीं होता है, वो दोनों एक साथ चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो ये हो जाएगा
वंशक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम है मानव विकास। डेवलपमेंट जो होता है वो वंशक्रम और वातावरण दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंश की क्या भूमिका होती है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आनुवंशिकता को किस सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण या स्थिर या ज्ञात्यात्मक या प्राथमिक। तो ये स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता जो है एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट है, बालक का विकास परिणाम है, किस चीज़ का परिणाम है, तो वंश और वातावरण दोनों की अंतरक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सीटेट 2012 में पूछा गया है। यहाँ से देखिए, इस टॉपिक से 2012 में 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। कौन सा कारक है, तो ये आँखों का रंग, कलर ब्लाइंडनेस हम लोग डिस्कस किए कि ये वंश से ही, आनुवंशिक से ही आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त, मतलब किसके अलावा, किसको छोड़ करके सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है। तो पौष्टिक गुणवत्ता जिस तरह का होगा उस तरह से बच्चों के शरीर का संगठन होगा। संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा की गुणात्मकता का भी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गठन से हमको कोई लेना देना नहीं होता है वातावरणीय कारक में। वातावरणीय अगर कारक इन्वायरमेंट का जो डेवलपमेंट होगा तो उसमें पौष्टिक की गुणवत्ता, शिक्षा के गुणात्मक, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। लेकिन किसके अलावा, तो ये शारीरिक गठन, मतलब किस तरह का शरीर है, मोटा है, पतला है, या फिर शरीर की लंबाई ज़्यादा है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पे। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 9 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है, तो ये आनुवंशिकता कहा जाता है, जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो ये वंशक्रम और वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, जो प्राकृतिक रूप से इसका अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि सीटेट 2015 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 भी 2015 में पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ 2015 में पूछा गया है एक ही चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं, किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो ये हो जाएगा प्रकृति और पोषण पे बहस, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि बच्चे भाषा अर्जित करते क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है। ये पूछा जा रहा है क्योंकि उसका पूछा जा रहा है कि क्या बच्चे जो भाषा अर्जित करते हैं उसमें हेरिडिटी का एक अहम भूमिका होता है। तो ये हेरिडिटी प्रकृति का हो गया, और या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, तो ये हो गया पोषण पे बहस। तो प्रकृति और पोषण पे बहस चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि वह परिवेश से प्रभावित होती है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं
कि किस तरह से वंश और उसका एनवायरनमेंट जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है, जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के चैप्टर को हम लोग अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे, और जितने भी इसमें चैप्टर है चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पूछा जा चुका है उन सबको डिस्कस करेंगे। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 60% क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये जो भी स्टूडेंट 2021 के CTET एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रहा है, इनको ज़रूर पूरा देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।